नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण, और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडियन सुपर लीग में आज गोवा में एफसी गोवा का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोरोना काल के बीच का पहला प्रशिक्षण सत्र कल से गोवा में शुरू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा मैच बुधवार को कैनबरा में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वार्नर और पैट कमिंस आखिरी वनडे और 2020 श्रृंखला में भाग नहीं लेंगे, और न्यूजीलैंड ने 2020 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 72 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इंडियन सुपर लीग आईएसएल में आज गोवा में एफसी गोवा का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। अंक तालिका में गोवा 10वें नंबर पर काबिज है और 2 मैचों में 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ उसके 1 अंक हैं। आइए सुनते हैं आज के इस दिलचस्प मैच के ऊपर हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा की ये रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग आईएसएल के 7वें सीजन में अब से कुछ देर बाद मेजबान एफसी गोवा जब फतार्डो के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, तो उसकी कोशिश 2 मैचों के बाद सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने की होगी। एफसी गोवा के कोच खुआन फेरेंडो ने क्लब के साथ जुड़ते ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। पहले 2 मैचों में गोवा अपने अटैकिंग में कमजोर रहा, लेकिन फुटबॉल में अंतिम परिणाम मायने रखता है और शानदार प्रदर्शन के बावजूद गोवा पहले 2 मैचों में 3 अंक प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की टीम गोवा के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में से एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। नॉर्थ ईस्ट को इन 5 मैचों में 3 में हार मिली है, जबकि उसने 2 ड्रॉ खेले हैं। लेकिन कोच गिरार्ड नुस गोवा के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट की पिछली विफलताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। नुस के मार्गदर्शन में नॉर्थ ईस्ट ने इस सीजन में मुंबई को हराया और केरला ब्लास्टर्स से अंक बांटा है। बेंजामिन लंबोट और डायलन फॉक्स डिफेंस में अब तक शानदार रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन मेहमान के नाम रहता है या फिर मेजबान के। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल, जैसा कि मेहमान और मेजबान की बात हो रही थी, गोवा जहां एक और अपना बेहतर प्रदर्शन कर मैच हर हाल में जीतना चाहेगी। हालांकि उसके सामने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की मजबूत टीम है और वो तालिका में दूसरे स्थान पर है। नॉर्थ ईस्ट ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में उसे जीत जबकि दूसरा मैच ड्रॉ रहा, और उसके 4 अंक हैं। जबकि शीर्ष पे तालिका में एटीके मोहन बागान है, 6 अंकों के साथ वो शीर्ष पर है और उसने अपने दोनों मैच जीते हैं। तो आज किस तरह का प्रदर्शन आप देख रहे हैं? देखिए, गोवा जब भी खेलती है, गोवा में तो फेवरेट हमेशा रहती है। जिस तरह से कोलकाता की टीमें कोलकाता में फेवरेट रहा करती थी, लेकिन अब परिस्थिति थोड़ी सी बदली हुई है। अपनी रिपोर्ट में प्रियंका ने स्वयं बताया है कि जो अटैक जिसके लिए गोवा की टीम एफसी क्लब जानी जाती थी, वो अटैक देखने को अभी तक मिला नहीं है। और अच्छा प्रदर्शन अटैक के अलावा अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस में निश्चित रूप से उनके रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप अटैक में चूक जाते हैं, यानी कि मूव बनाने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि फुटबॉल हो या हॉकी हो, अगर अवसरवादिता नहीं है, एक शब्द एक बार आपने फुटबॉल कमेंट्री में भी सुना होगा, अगर आप में नहीं है, मौका मिलते ही साथ अगर जो अवसर मिला है उसको गोल में नहीं परिवर्तित किया, तो फिर ये परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। पहला जो सबसे बड़ा लाभ किसी मेजबान टीम को मिलता है वो मैदान में उसके प्रदर्शन के अलावा दर्शकों का मिलता है। लेकिन बदली हुई परिस्थिति है, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो इस तरह का बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। लेकिन अगर अंक, जैसा कि आपने भी बताया अपनी रिपोर्ट में, कि अगर हम अभी तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट भारी है गोवा पर इस समय। जी, और अब डालते हैं कल के मैच के ऊपर एक नजर।
आईएसएल में कल चेन्नई एफसी और केरला ब्लास्टर्स एफसी ने गोल रहित ड्रॉ खेला। चेन्नई के पास 74वें मिनट में गोल करने का स्वर्णिम मौका था, लेकिन याकूब सिल्वेस्टर की पेनल्टी को ब्लास्टर्स के गोलकीपर अल्बिनो गोम्स ने नाकाम कर दिया। इस ड्रॉ के बाद 2 बार की आईएसएल चैंपियन चेन्नई की टीम 2 मैचों में 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है। वहीं दूसरी ओर केरल की टीम 2 ड्रॉ के साथ 2 अंक के साथ 7वें स्थान पर चल रही है। तो यहां पे भी अगर हम चेन्नई की बात करें तो मतलब एक टॉप की टीम है और बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन कल जो है जिस तरह से दोनों जो है ये मैच ड्रॉ हो गया। बिल्कुल, इसमें भी मौका गंवाने वाली बात इस मैच में भी आपने खुद ही बताया। तो इसमें यही है कि अगर मौका आपको मिलता है और अगर आप उसका फायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन फिर भी चेन्नई चूंकि 2 बार की विजेता है तो इसका मनोवैज्ञानिक जो लाभ है आने वाले मैचों में निश्चित रूप से मिलेगा। और चेन्नई के खिलाड़ियों की एक खास बात यह है कि वो जो कि हालांकि बहुत छोटे कद के खिलाड़ी उनके पास नहीं है गोवा मणिपुर के मुकाबले में, लेकिन वो ज्यादातर गेंद को अपने पास नहीं रखते हैं। एकाकी प्रयास वाली रणनीति उनके पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अपने दूसरे साथी खिलाड़ी को गेंद देते हैं, जिसके कारण गेंद मैदान में लगातार एक चक्रव्यूह की तरह अगर देखा जाए तो नाचती रहती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। जी बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि आज की मैच में क्या होता है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोरोना काल के बीच का पहला प्रशिक्षण सत्र कल से गोवा में शुरू हो रहा है। 2022 की प्रतियोगिताओं के लिए इस शिविर में अभ्यास किया जाएगा। तो अब महिला फुटबॉल टीम भी जो है वो फ्रंटलाइन पे आने वाली है। बिल्कुल, वो बायो बबल गोवा में ही तैयार किया गया है, जैसा कि अन्य प्रतियोगिताओं के लिए कोरोना काल में होता है। तो ये पूरे 9 महीने के बाद अगर देखा जाए तो ये फिर से मैदान में उतर रही है। टीम के कोच ने कहा है कि पूरी तैयारी टीम की है। 2022 में 2 बड़ी प्रतियोगिताएं, एक अंडर 17 विश्व कप के अलावा एएफसी की जो महिला विमेंस प्रतियोगिता है उसमें भारतीय टीम को भाग लेना है। इसमें एक टूर्नामेंट की मेजबानी स्वयं भारत को भी करनी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी दिनों से ऐसा आ रहा था कि घरेलू जो प्रशिक्षण सत्र हैं या घरेलू प्रतियोगिताएं हैं वो कब से शुरू होंगी। तो धीरे धीरे इस पर से बादल छट रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि अन्य खेलों की भी बहुत जल्दी घरेलू प्रतियोगिताएं शुरू होने वाली हैं। तो शुरुआत भारतीय एक आईएसएल से हुई और उसके बाद महिला फुटबॉल से हुई। बहुत जल्द आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि रणजी ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता भी शुरू हो जाएगी दिसंबर से जनवरी के बीच। तो ये एक अच्छी बात यह है कि कोरोना काल के बीच अब जबकि दूसरी और तीसरी लहर का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन पूरे बायो बबल और पूरी जो गाइडलाइंस हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ धीरे धीरे खिलाड़ी खेल के मैदान में वापस आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है खेल के लिए और खिलाड़ी के लिए और खेल प्रशंसकों के लिए भी। बिल्कुल, जब इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो कोरोना काल में बहुत अच्छी खबरें हमारे पास नहीं होती, लेकिन जब आईपीएल है, भारत का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा है या इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं तो इससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो खिलाड़ियों के ऊपर पड़ा था, क्योंकि खिलाड़ी स्टेडियम में नहीं जा रहे थे, प्रैक्टिस में नहीं थे, टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी दोबारा से पटरी पर आ रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है दूसरी और जैसे कि हमारे खेल मंत्री ने भी घोषणा की है कि ओलंपिक की जो तैयारी कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी, तो जैसे ही वैक्सीन आएगी कोविड की सबसे पहले उन्हें दी जाएगी प्राथमिकता के आधार पर। तो जहां पर हर क्षेत्र के लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है वहां पर सरकार की ओर से और जो भारतीय खेल संघ है उनकी ओर से खिलाड़ियों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बात करते हैं स्पेनिश लीग की। एलावेस ने रियल मैड्रिड को स्पेनिश फुटबॉल लीग के मुकाबले में 2-1 से हराया। ये रियल मैड्रिड की लगातार तीसरी हार है। एलावेस के लुका पेरेज और जोसेलू ने गोल कर टीम को जीत दिलाई। रियल मैड्रिड की ओर से कासिमिरो ने गोल किया। इससे रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड से 6 अंक पीछे खिसक गई है। रियल मैड्रिड की टीम चौथे स्थान पर है और शीर्ष स्थान से 6 अंक पीछे चल रही है। यह काफी संघर्ष करने की भी जरूरत है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो 6 अंक बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आने वाले दिनों में मैचों में जिस प्रकार से प्रतिद्वंदियों का सामना उन्हें करना है तो उससे थोड़ी मुश्किल है उनके सामने। जी, और अब बात करते हैं क्रिकेट की।
न्यूजीलैंड ने 2020 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में कल वेस्टइंडीज को 72 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 238 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 9 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। इस मैच के हीरो रहे 23 वर्षीय बल्लेबाज क्लेन फिलिप ने, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 108 रन की पारी खेली और करियर का पहला शतक लगाया। इसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय 2020 प्रारूप में न्यूजीलैंड की ओर से सबसे तेज शतक है। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो इस तरह से कल का जो दिन था वो क्लीन फिलिप के नाम, और उस क्रिकेट में भी क्लीन फिलिप के नाम था निश्चित रूप से जी। और इसके साथ ही एक सीरीज हो रही है इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच। इंग्लैंड की टीम ने कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही तीनों मैचों की सीरीज पर इंग्लैंड ने कब्जा जमा लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम ने 6 विकेट पर 146 रन का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाकर जीत हासिल की। तो इस तरह से यहां पे देखें तो यहां भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो टीम है वो इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। और उसका ये कारण यह है कि हम कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना काल में इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहन वहां के प्रधानमंत्री से, वहां के क्रिकेट बोर्ड से मिला। तो चूंकि लोकल लीग भी वहां पर पहले शुरू हुई और क्रिकेट श्रृंखला और थोड़े बहुत जो दर्शक आज आप देख रहे हैं क्रिकेट के मैदान में, वो भी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ही देन है। तो इंग्लैंड ने मैदान के बाहर और मैदान के अंदर दोनों कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन अभी पिछले 9 महीनों में किया है। बिल्कुल। इंग्लैंड की जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में ये लगातार 5वीं जीत है और जीत के साथ ही उसने सीरीज पर तो कब्जा जमा ही लिया है। पहले मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरा मुकाबला 4 विकेट से अपने नाम किया था। सीरीज का आखिरी मुकाबला अगर हम देखें तो 1 दिसंबर को केपटाउन में खेला जाना है। और अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा मैच बुधवार को कैनबरा में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के YouTube चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। 3 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है और इसमें यहां पर एक छोटा सा परिवर्तन होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर डेविड वार्नर चोट के कारण सीरीज के आखिरी वनडे और 3 2020 की श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। वहीं तेज गेंदबाज पैट कमिंस को वर्कलोड के कारण आराम दिया गया है। सीरीज के शुरुआती 2 वनडे मैचेस में वार्नर ने 2 अर्धशतक के साथ 152 रन बनाए हैं। दूसरे मैच में उन्होंने 83 रन की पारी खेली थी और यहां पे मतलब जिस तरह का अगर उनकी हम एब्सेंस के बीच टीम को देखें तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज हालांकि जीत चुका है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन T20 के लिए से भी वो बाहर हो गए हैं। तो अगर T20 के संदर्भ में बात की जाए, क्योंकि T20 में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहता है और बहुत सख्त चुनौती जैसा कि मैं समझता हूं कि T20 में ऑस्ट्रेलिया को भारत से मिलने वाली है। तो उसमें इस तरह के खिलाड़ी का अगर नहीं रहना ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। उनके पास जो बैक बेंचर्स हैं, यानी कि वैसे खिलाड़ी जो इस समय नहीं खेल रहे हैं, तो उनको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और जीतते भी हैं वो। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे ओर से भारतीय जो कि क्रिकेट प्रशंसक है या भारतीय क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि आखिर हम क्यों अपने युवा खिलाड़ियों को तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं। 2-3 नाम ऐसे हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना चाहिए था, वो अच्छा प्रदर्शन भी करते और नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। दरअसल सीरीज के दूसरे वनडे में कल भारतीय पारी के चौथे ओवर में फील्डिंग के दौरान वार्नर चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए थे। हेजलवुड के ओवर की चौथी बॉल पर धवन ने स्ट्रेट शॉट खेला, जिसे रोकने के लिए वार्नर ने डाइव लगाई थी। इस दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की शिकायत हुई थी। तो ये अभी फिलहाल कब तक बाहर रहेंगे ये अभी कंफर्म नहीं है और उसके बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा अगर हम कल के मैच की बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दूसरी मैच में कल 51 रन से हरा दिया और इसके साथ ही उसने एक दूसरी मैचों की श्रृंखला तो जीत ही ली है। कल भारतीय गेंदबाजों का जो प्रदर्शन है वो कुछ खास नहीं रहा और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष 5 बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया। इनमें स्टीव स्मिथ ने शानदार 104 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान एरॉन फिंच, डेविड वार्नर, मॉर्नस लाबुशाने और ग्लेन मैक्सवेल ने अर्धशतक लगाया।
अगर देखें कल के मैच के बारे में तो भारत ने विकेट लेने के लिए कुल 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। इनमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल ने तो 70 से ज्यादा रन दिए। तो लेकिन आप 7 गेंदबाज लगा तो सकते हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि एक दिवसीय क्रिकेट में 50 ओवरों की क्रिकेट में अगर हम अपने जो स्ट्राइक बॉलर हैं उनको पहले स्पेल में केवल 2 ओवर में ही हटा लेते हैं तो इसका नतीजा पहले भी भुगतना पड़ा है। और यही काम विराट कोहली ने किया। बहुत अच्छे कप्तान हैं, लेकिन इस श्रृंखला में विराट कोहली की कप्तानी यानी कि उनकी रणनीति के बारे में लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप ये T20 नहीं है, ये एक दिवसीय क्रिकेट है, इसमें पहला स्पेल कम से कम 4 ओवर का होना चाहिए। तो 4 ओवर का स्पेल जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर, मोहम्मद शमी जैसे बॉलर से नहीं करा करके अगर उनमें 2 ओवर तक सीमित रखते हैं, उसके बाद हम गेंदबाजी में परिवर्तन करते हैं। और यही कारण आपने देखा होगा सिद्धार्थ जी के इस तरह का जो पहला जो पावर प्ले होता है उसमें विकेट नहीं मिल पा रहा है भारतीय गेंदबाज को। तो ये बहुत बड़ी असफलता मैं कहूंगा, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा स्कोर खड़ा करके जीत जा रहा है। तो पावर प्ले में पहले वनडे में भी हमने देखा, दूसरे और ये लगातार 5वां मैच है जिसमें पावर प्ले में भारत तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस श्रृंखला के दोनों मैचों में तो गेंदबाजों में धार नहीं है, ये हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आप अपने गेंदबाजों का किस तरह से उपयोग करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कम से कम 50 ओवरों की क्रिकेट में पहले स्पेल में बहुत कम अगर गेंदबाजी कराई जाती है तो 4 ओवर की तो होनी चाहिए, जो कि इस श्रृंखला में पता नहीं क्यों देखने को नहीं मिल रही है। बिल्कुल, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो इससे पहले जनवरी-फरवरी में न्यूजीलैंड टूर पर भी भारतीय गेंदबाज पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं ले पाए थे। जी बिल्कुल। और इसीलिए शायद कहीं न कहीं ये जो विशाल स्कोर खड़ा हुआ उसने कहीं न कहीं एक दबाव बनाया टीम पर और हम उसको चेस नहीं कर पाए। हालांकि हमारे 2-3 बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी शुरुआत जिस तरह की होनी चाहिए। शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो निरंतरता भी बरकरार रही है, उन्होंने भी अपना खेल दिखाया है। लेकिन कुल मिलाकर गेंदबाजी में पैनापन नहीं है, जिसके कारण ये परेशानी है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बल्लेबाजों की बात करें कि जिस तरह से 5 बल्लेबाजों ने एक ही मैच में 50+ का स्कोर बनाया, क्योंकि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि आपके जो लगातार 5 बल्लेबाज, और ये 3 बार ऐसा हुआ है और 2 बार भारत के खिलाफ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने ही बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भारत के गेंदबाजों पर, विशेषकर अगर देखा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, इससे पहले जयपुर में भी यही हुआ था। तो चाहे अपने मैदान पर या भारत के मैदान पर इस तरह का प्रदर्शन पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के विरुद्ध कर चुके हैं। बिल्कुल। अगर भारत के पास अगर हम देखें तो वार्नर और फिंच के खिलाफ कोई प्लान मजबूत नहीं था। बिल्कुल सही। दोनों ने शुरुआती 10 ओवर्स में संभलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों ने जिस तरह से आक्रामक शॉट्स खेलने शुरू किए, वार्नर ने 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 83 और फिंच ने 69 बॉल पर 60 रन बनाए। तो कहीं न कहीं फिंच ने बाद में अगर हम देखें तो 115 रन की पारी भी इससे पहले खेली थी। तो कुछ न कुछ जो टीम के बीच में सामंजस्य रहा या गेंदबाजी वो बहुत हावी रही ऑस्ट्रेलिया की ओर से। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी भी हावी रही, बल्लेबाजी भी हावी रही। हालांकि हमने ग्राउंड में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, ग्राउंड फील्ड में भारत के क्षेत्र रक्षकों ने। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी किस खिलाड़ी को कहां पे, खास करके जो बार बार ये कहा जा रहा है और हम लोग को देखने को मिल रहा है, हम लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हैं कि जिस तरह से स्पेल होना चाहिए बॉलर्स का, टाइट स्पेल बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ी सी उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। ये काम कप्तान का होता है, टीम मैनेजमेंट का भी नहीं होता है, क्योंकि टीम चुन के जब 11 दे दी जाती है टीम मैनेजमेंट की तरफ से, जो 11 खिलाड़ी मैदान में है उनका मुखिया मैदान के अंदर कप्तान होता है। और यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी है कि 978 वनडे मैचों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत के खिलाफ लगातार 3 बार वनडे में पहले विकेट के लिए शतकी साझेदारी हुई है। इन 2 वनडे मैचों से पहले माउंटगानुई में न्यूजीलैंड की मार्टिन गुप्टिल और हेनरी निकोलस की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 106 रन जोड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो मैच है हमारा, बुधवार को जो मैच हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शबाब, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।
श्रोता, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।